नमस्कार। आज इतिहास कुंभ के इस विशेष कार्यक्रम में मैं फिर से आया हूं और आज यूनान की सभ्यता पर इस एपिसोड में मैं आपसे कुछ सभी तथ्यों से परिचित कराऊंगा। हम सभी मेरे पहले के जो एपिसोड थे उसमें मैंने अपने जो यूनान और रोम की सभ्यता से आपको परिचित कराया है। मैंने बताया कि किस प्रकार से वो प्राचीन गौरवमयी सभ्यताएं आगे चलकर उसी के आधार पर पुनर्जागरण का कालखंड आता है और इटली की भूमि एक प्रकार से फिर से पुनर्जागरण के लिए तैयार हो जाती है। तो यह यूनान और रोम की सभ्यता में जो यूनान की सभ्यता है वह वस्तुतः जो प्राचीन सभ्यताएं हैं यूरोप की उसकी जननी कही जाती है। इन सभी सभ्यताओं का जो गुरु है उसका स्थान ये यूनान की सभ्यता रखती है। यूनान की सभ्यता पर ही हम आज चर्चा करेंगे कि ये सभ्यता का विकास कैसे हुआ। हमारे देश की सभ्यता की अगर चर्चा करें तो हमारे देश में जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है वह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन का अर्थ है कि एक ऐसी सभ्यता जिसमें कांस्य जो धातु कांसा जो होता है उसकी भूमिका बढ़ जाती है। कांसा के पहले कांसा एक ऐसी धातु थी जिसमें तांबा और रांगा इसको मिला करके बनाया जाता है। और ये जो कांस्य युगीन सभ्यता होती है ये सभ्यता असल में पाषाण सभ्यता और जो लौह सभ्यता है जब से लोहे का विकास होता है लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास उसके बीच का एक जो संधि काल है वो कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में जैसा मैंने भी चर्चा किया कि हमारी पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। असीरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ये सब एक कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यूनान की सभ्यता की चर्चा करते हैं, यूनान की भूगोल की चर्चा करते हैं तो यह सभ्यता भी कांस्य युग जैसे पुरानी सभ्यता तक पहुंच जाती है। और यहां पर हम इसके पहले की इस सभ्यता का विभाजन आपको बताएं कि किस प्रकार से मिनोस की सभ्यता या माइसीनिया की सभ्यता और विकसित यूनान की सभ्यता आई और ये इसका क्या क्या कालखंड था। चाहे वो ये इसको हेलेडिक कालखंड कहा गया जो कांस्य युगीन सभ्यता थी और जो ये लौह युगीन सभ्यता है जिसमें लोहे का आविष्कार हो चुका है उसको हेलेनिक कहा गया। और जब इसके बाद एक विकसित यूरोपीय सभ्यता आई, यूनान की सभ्यता आई तो उसको हेलेनिस्टिक युग के रूप में हम देखते हैं। इसका अलग अलग कालखंड है समय के हिसाब से। इन सभ्यताओं का जो विकास होता है ये यूनान की भूमि पर होता है। मैं इसके पहले यूरोप का मैप अच्छी तरह से बताया हूं। पूरे 3 एपिसोड में मैंने बताया है कि यूरोप किस प्रकार से कहां कहां तक विस्तृत है। उसी यूरोप के मैप से मैंने आज यहां पर यूनान को मुख्य भूमिका में रखते हुए बनाया है। ये आप लाल रंग से घिरा हुआ देख सकते हैं डैश डैश करके। यहां पर जो यूनान है इसके बगल में इधर इटली है। ये भूमध्य सागर का पूरा क्षेत्र है और इस भूमध्य सागर के क्षेत्र में आयोनियन सागर एक है और आयोनियन सागर के साथ ये एजियन सागर। तो बेसिकली जो यूनान की सभ्यता का विकास हुआ वो एजियन सागर और इस आयोनियन सागर और फिर भूमध्य सागर तो है ही है। इन सागरों के बीच में इस यूनान की सभ्यता का विकास होता है जो प्रारंभिक सभ्यता है। और ये प्रारंभिक सभ्यता इसके अलग अलग द्वीपों पर विकसित होती है। जैसे हम अगर सबसे पुरानी सभ्यता अगर हेलेडिक सभ्यता की बात करते हैं तो हमको क्रीट, ये देखिए क्रीट जो यूनान का ही हिस्सा है वर्तमान यूनान का, उसमें क्रीट है। ये जो क्रीट है यहां पर जो पुरानी हेलेडिक सभ्यता यानी जो कांस्य युगीन सभ्यता का विकास होता है वो इसी क्रीट की भूमि पर होता है। यहां के इस द्वीप पर जो मिनोस यहां का एक राजा होता है उसी के नाम पर ये इस सभ्यता को हम मिनोस की सभ्यता का नाम देते हैं। और मुख्य रूप से अगर इसको एक डायग्राम में फिट करें तो ये लगभग 3400 से लेकर के 1200 ईस्वी तक इसका ईसा पूर्व तक, क्षमा चाहते हैं ईसा पूर्व तक। ये देखिए मैंने इधर बनाया भी है कि ईसा का जन्म अगर 0 सन में होता है तो इसके इधर तो अभी हम 2020 में आज इस समय है एडी में है, एन्नो डोमिनी में। लेकिन अगर इसके पहले देखा जाए तो ये ईसा के जन्म से भी 3400 बिफोर क्राइस्ट बीसी यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 3400 साल पहले इस सभ्यता का जो ये हेलेडिक सभ्यता है, जो कांस्य युगीन सभ्यता है, जो ये मिनोस की सभ्यता है, जो ये क्रीट द्वीप में विकसित हुई है, ये लगभग 3400 ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ है। तो इस बड़ी सभ्यता के विकास को हम देखें तो ये 3400 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1200 ईस्वी तक एक लंबे कालखंड में लगभग 2000 साल तक, लगभग 1800 साल तक इसका विकास होता है और ये सभ्यता
आगे बढ़ती है, जब तक कि लौह युग का विकास नहीं हो जाता है। बेसिकली कोई भी सभ्यता हम जब पढ़ते हैं तो वो सभ्यता एकाएक किसी विशेष सन में नहीं समाप्त हो जाती है। उस प्रकार की सभ्यता के कुछ लक्षण बराबर चलते रहते हैं, और जब एक नई सभ्यता आती है तो उस कालखंड के जो संक्रमण का काल है, 100 साल का, 150 साल का, 200 साल का, उसमें भी वो सभ्यता के अंश कहीं ना कहीं दिखते हैं और नई सभ्यता में वो नए रूप में निखर के आ जाते हैं। तो हम ये कालखंड जो करते हैं, बनाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ठीक 1200 ईस्वी में मिनोस की सभ्यता का पतन हो जाता है और ठीक 1200 से माइसिनिया की सभ्यता का उत्थान हो जाता है, या जो हमारा हेलेनिक सभ्यता है, जो मुख्य भूमि पर जो विकास होता है, जिसका स्पार्टा वगैरह और यूनान का एथेंस वगैरह जहां पर है। तो ये लेकिन एक जो है, जब एक बनाते हैं कालखंड तो हम एक कालखंड के रूप में देखते हैं कि लगभग ये 1800 2000 साल का 2200 साल में ये जो है कांस्य युग का विकास होता है। इस क्रीट की सभ्यता में जो मुख्य बात है वो ये है कि ये एक प्रकार से ये जो सभ्यता है जो यहाँ पर विकसित होती है, ये ग्रामीण सभ्यता जैसी भी है। हालांकि इसमें कुछ नगर का भी विकास होता है इस मिनोस की सभ्यता में। इसके ट्राय जैसे कुछ महत्वपूर्ण शहर भी, नगर भी उत्थान में आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से जो है, अच्छा मुख्य बात क्या है कि ये जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो जब जल से घिरा हुआ है और पूरा यूनान ही देखा जाए तो एजियन सागर है, इधर आयोनियन सागर है, भूमध्य सागर है, तो यहाँ के जो लोग थे वो एक प्रकार से जल पर आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे। उनका जल के साथ बड़ा ही निकट का संबंध है। समुद्री यात्राएं, साहसिक यात्राएं इनके लिए बिल्कुल घर जैसा, खेल जैसा काम था। तो इसलिए इनकी जो आर्थिक स्थिति भी उत्पन्न होती है, आर्थिक जो क्षेत्र ये इनका विकसित होता है, वो भी बेसिकली मुख्य रूप से समुद्र को लेकर के होता है। और चूंकि अगर हम आगे देखते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर जो कुछ नगर बनाए हैं, ये देखिए ये तुर्की है, आज का तुर्की, इधर तुर्की का ये इस्तांबुल जो आज है, जिसको हम कॉन्स्टेंटिनोपोल या कुस्तुनतुनिया के रूप में पढ़ चुके हैं, ये कुस्तुनतुनिया पुराना, और ये काला सागर है, ये यूक्रेन का हिस्सा है। इसके इधर जो है यूनान के साथ मैसेडोनिया, जहां पे सिकंदर का कालखंड हम पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर का, ये अल्बानिया, आज का कोसोवो, सर्बिया, बुल्गारिया, बेसिकली यही क्षेत्र ऐसा है। इसमें यूनान ये जो है, ये यूनान, यही जो है प्राचीन, यहीं पर उस सभ्यता का विकास होता है जिसमें मैंने क्रीट को बताया। ये जो जगह है, ये स्पार्टा है। स्पार्टा का नाम आप सुने हैं, ट्राय का नाम आप सुने हैं, स्पार्टा ये नगर है, और ये जो यहां पर मैंने बनाया है ये एथेंस है। एथेंस जो यूनान की राजधानी है, जो ये एथेंस नगर, जो एथेना जो यहाँ की देवी थी उनके नाम पर है। तो ये जो यहां आप देख रहे होंगे कि हेलेनिक, हेलेनिस्टिक, ये जो शब्द आए हैं, हेला, असल में जो ये नदी है बुल्गारिया वगैरह, इसके यहीं से जो देश है, इसके बगल से एक नदी जाती है, वो है डेन्यूब नदी। तो ये जो यूनान की सभ्यता का विकास हुआ है, जो यहाँ के मूल निवासी जिनको हम कहेंगे कि जो लोग विकसित, जो यहाँ पर आकर के इस सभ्यता का विकास करते हैं, वो मुख्य रूप से डेन्यूब नदी के क्षेत्र के लोग हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं यूनान में और यूनान की सभ्यता का विकास करते हैं। तो वो जब इस यूनान की सभ्यता में आते हैं तो वो स्वयं को हेला कहते हैं, और जो भूमि है, क्षमा चाहता हूं, जो भूमि है उसको हेला कहते हैं, और स्वयं को वो हेलेन कहते हैं, यूनानी कहते हैं। अब ये यूनानी शब्द भी जो है, अगर ग्रीक के रूप में देखा जाए तो इसको जो रोमन है उन्होंने ग्रीक कहा है, भारतीय जो है उसको यूनानी कहते हैं, जिसको यवन भी कहते हैं, और ये हेलेन के रूप में यूनानियों ने स्वयं को जो है परिभाषित किया है, स्वयं को व्यक्त किया है। तो ये इसीलिए आप देख रहे हैं कि हेलेनिक शब्द, हेलेनिस्टिक और हेलेडिक, ये जो आया है शब्द, ये वस्तुतः उस भूमि से है, उस जो इसकी भौगोलिक दशा है, जो क्षेत्र है, उसको वो जो लोग कहते थे उसी से लिया गया है। तो स्पार्टा से आप परिचित हुए, स्पार्टा के अलावा एथेंस से मैंने आपको परिचित कराया, और ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो एजियन सागर में, इन सब का बड़ा महत्व था। यहीं पर एक ओलंपिक पर्वत है, जहां पे ओलंपिक गेम होते हैं, ओलंपिया पर्वत है इस जगह पर, और इसके अलावा कुछ और भी नगर हैं, जैसे कि एथेंस के पास ही मैराथन, आप मैराथन का हम युद्ध पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे मैराथन का युद्ध।
तो ये मैराथन का जो युद्ध था, ये मैराथन इस जगह पर, यहां, ये मैराथन का क्षेत्र है। अब मैराथन का युद्ध जो 490 ईसा पूर्व में होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, फारस के साथ ये युद्ध होता है यूनान का। तो इस युद्ध के बाद हम एक और 2-3 युद्ध और होते हैं। थर्मोपोली का युद्ध होता है। थर्मोपोली का अगर हम क्षेत्र इसमें देखें, इस प्राचीन यूनान में, तो कहीं इस जगह के आसपास थर्मोपोली आ जाता है। थर्मोपोली के साथ साथ 2 युद्ध और हैं, एक सैलामिस का युद्ध और एक प्लेटियो का युद्ध। तो प्लेटियो का भी क्षेत्र इसी से थोड़ा पहले का है, इस जगह पर प्लेटियो का युद्ध। और एथेंस और प्लेटियो के बगल में, यहां पर इस जगह के आसपास मैप में आप देखेंगे तो ये सैलामिस है, सैलामिस। ये 4 युद्ध भी होते हैं जिस पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे। सैलामिस का क्षेत्र, ये आपको मैंने बताया मैराथन, मैराथन, ये थर्मोपोली, थर्मोपोली, ये बड़े ही महत्वपूर्ण युद्ध थे। इन युद्धों ने यूरोप के इतिहास को, एक यूनान के इतिहास को एक नई दिशा दी। और फारस के उस समय के शासक जो दारा प्रथम, जिसको हम लोग भारत के इतिहास के संदर्भ में डेरियस प्रथम के रूप में भी पढ़ चुके हैं, उस डेरियस का कालखंड और ये इस समय का थर्मोपोली का युद्ध और ये मैराथन का युद्ध, ये बिल्कुल लगे हुए हैं। और इसने पूरे यूनान की सभ्यता को विकसित करने में 2 सभ्यताओं के जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक तत्व हैं, उनका आपस में मिलन बिंदु के रूप में ये युद्धों के माध्यम से बहुत सी चीजें एक दूसरे के साथ सन्निकट आती हैं। तो सैलामिस, मैराथन, थर्मोपोली और प्लेटियो, प्लेटियो, ये 4 इन स्थानों को भी आप अभी स्मरण में रखें मैप के थ्रू। तो जब मैं आगे विस्तार से बताऊंगा तो आप ये समझ जाएंगे कि किस जगह की बात हो रही है, कौन से युद्ध की चर्चा हो रही है। 490 ईसा पूर्व में ये मैराथन का युद्ध होता है। फिर इसके बाद थर्मोपोली का युद्ध होता है। थर्मोपोली के साथ फिर इसके बाद सैलामिस और ये प्लेटियो, ये युद्ध होते हैं 490 से लेकर 480 ईसा पूर्व, 469 ईसा पूर्व के बीच में। और बड़े ही निर्णायक युद्ध होते हैं। इसमें यूनान की सभ्यता का जो है उत्कर्ष होता है, फारस का पतन होता है। और यद्यपि एक युद्ध में फारस विजयी हो जाता है, परंतु बाकी युद्धों में जो है यूनान की सभ्यता का उत्कर्ष होता है। स्पार्टा और एथेंस, ये दोनों के जो सैनिक होते हैं, ये मिलकर के एक बड़ी शक्ति के रूप में जो है उभर के आते हैं। अब हम अगर देखें इसकी भौगोलिक स्थिति, जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि जो ये यूनान है, ये मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, सागर है इसके चारों तरफ। इसके अलावा जो ये भूमि है, यहाँ के आसपास आप देखेंगे तो ये बाल्कन का पर्वत है। इसको इसीलिए बाल्कन का दक्षिणी भाग भी बोला जाता है। ये प्रायद्वीप जो है, बाल्कन का दक्षिणी प्रायद्वीप में यूनान की सभ्यता को हम बताते हैं। दूसरा क्या है, पिंडर के पर्वत इसी में है, पिंडर के पर्वत हैं। स्पार्टा भी पर्वतीय क्षेत्र है। ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की जो एक विशेषता के रूप में समझ में आती है, वो ये है कि हम देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ देखें, मैं इसमें एक चीज और यहाँ बता दूं आपको कि एक हमने ट्राय को भी अभी समझ लें कि ट्राय भी एक स्थान था। जो ये मरमरा जो सागर है इसके आसपास, ये इस जगह पे कहीं ट्राय था, ट्राय सिटी। ट्राय को भी हम पढ़ेंगे। ट्राय और स्पार्टा के बीच युद्ध हम लोग बचपन में छोटी जब क्लास में थे तो हम सभी पढ़े हैं, सुने हैं कि किस प्रकार से जो है ट्राय का जो राजकुमार पेरिस था, वो स्पार्टा आता है और वहां की रानी हेलेन का अपहरण कर लेता है। इसके बाद ट्राय और स्पार्टा के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें स्पार्टा विजयी होता है, ट्राय का विनाश होता है। और इसको लेकर के पेंटिंग्स भी हैं। इसको लेकर के इलियड, जो होमर एक बड़ा महाकाव्य रचयिता है, इलियड और ओडिसी जिसने लिखा था, तो इलियड जो काव्य है, महाकाव्य है, उसमें इसी स्पार्टा और ट्राय के बीच के संघर्ष का दास्तान पूरा बताया गया है। जो बेसिकली जो माइसीनियन सभ्यता है उसमें, उस कालखंड में आता है। और उसमें भी जो जिसको हम माइसीनियन सभ्यता, इसका वीर गाथा काल भी इसको हम कहते हैं, जिसमें इसलिए ऐसा वीर गाथा काल कहते हैं क्योंकि प्राय इसमें जो हमको इतिहास मिलता है वो सैनिकों का, युद्धों का, सैनिकों के संघर्ष का, इन्हीं सब का मिलता है। तो ये जो कालखंड है, जो माइसीनियन सभ्यता विशेषकर जो 800 साल तक लगभग रहती है,
ये सभ्यता जो है, ये इसमें वीर गाथा काल के रूप में, ग्रामीण सभ्यता के काल के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। और इस सभ्यता में हम देखते हैं कि इलियड और ओडिसी का कालखंड देखते हैं, जिसमें इस युद्ध के बारे में भी हम चर्चा देखते हैं। ओडिसी के बारे में भी बता दूं, ओडिसियस नामक एक महान सेनापति है, उसके युद्धों का इसमें जो है ओडिसी नामक कृत में जो है होमर ने जो है चर्चा की है। अगर हम चर्चा देखें, वो जो होमर का ये दोनों महाकाव्य है, अगर भारतीय संदर्भ में हम अगर इसको देखें तो भारत के संदर्भ में जो रामायण और महाभारत का जो ग्रंथों का जो महत्व है, यूनान की प्राचीन यूनान की सभ्यता में लगभग वैसा ही महत्व इलियड और ओडिसी का है। और होमर वहां के एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो मैं स्पार्टा से आपको परिचित कराया, मैंने ट्राय से परिचित कराया, मैंने एथेंस से परिचित कराया, थर्मोपोली, प्लेटियो, सैलामिस और मैराथन, इन स्थानों से भी आपको परिचित करा दिया है। ये बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। हम जब युद्ध के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जब हम यूनान की सभ्यता के विकास को देखेंगे, तो हम देखेंगे किस प्रकार से मीनोस की सभ्यता, एक क्रीट द्वीप से चली हुई सभ्यता, विकसित हुई सभ्यता किस प्रकार से हेलेनिक सभ्यता के रूप में आती है, लौ कालखंड में आती है, और इसके बाद एक विकसित सभ्यता के रूप में जब वो सोक्रेटिस का कालखंड आता है, जिसको हम शास्त्रीय युग के रूप में देखें। देखिए यहाँ पर एक चीज और देखना होगा, मैं इसमें विशेष रूप से बता दूं आपको कि जो ये माइसीनिया की सभ्यता है, इसी में एक कालखंड आता है। अगर हम यहां देखें तो ये जो 1200 से लेकर के कालखंड है, 800 ईस्वी तक का जो कालखंड है, 800 से लेकर के न करके बल्कि 500 से कहा जाए, 500 ईसा पूर्व से 500 बीसी से अगर हम देखें तो 500 बीसी से जो ये 338 बीसी का मैंने कालखंड लिखा है ईसा पूर्व का, ये कालखंड एक प्रकार से यूनान की सभ्यता का शास्त्रीय युग है। ऐसा युग है जो क्लासिकल एज के रूप में कहा जाता है। जैसे हम भारत के संदर्भ में गुप्त काल को कह सकते हैं, जिसमें चतुर्दिक विकास हो रहा है, साहित्य का, कला का, कौशल का, युद्धों में विजय का विस्तार हो रहा है ना? सत्य के प्रति, ज्ञान के प्रति, बौद्धिकता के प्रति एक नई जिज्ञासा आती है। तो ये कालखंड जो है, जो इस कालखंड में आता है, मैंने अभी बताया 500 ईसा पूर्व से लेके 338 ईसा पूर्व तक, जब सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय का कालखंड शुरू हो रहा है, ठीक उसके पहले का जो कालखंड है 300 सालों का, लगभग 200 सालों का, ये कालखंड बड़ा महत्वपूर्ण है। ये शास्त्रीय युग के रूप में, क्लासिकल एज के रूप में इसका हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। और इसमें हम सुकरात को पढ़ते हैं, इसमें हम प्लेटो को पढ़ते हैं, इसमें हम अरस्तु को पढ़ते हैं, है ना? ये जो बड़े दार्शनिक हुए हैं या जो कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, जो हिपोक्रेटस है, जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, इनका अध्ययन हम करते हैं। ऐसे महान दार्शनिकों का, चिंतकों का हम इसमें जो है इस कालखंड में हम देखते हैं कि उत्थान हो रहा है, जिनकी सत्य के प्रति एक जो है एक ललक है, जिनका तर्कवाद के प्रति एक जो है दृढ़ निष्ठा है, जो विज्ञानवाद के प्रति जो है जागरूक हैं, जो सूर्य की गति और नक्षत्रों के प्रति जो है चिंतित हैं और उसके लिए एक नई जो है ज्ञान लेकर के आते हैं। यही कालखंड है जब सुकरात ने जो है सत्य की रक्षा के लिए जो है विष का पान किया था। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कालखंड है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये शास्त्रीय युग के रूप में है, इसको हम देखेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण कालखंड है, ये इसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैंने अभी जो है आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से कहां तक इस सभ्यता का जन्म होता है, कौन कौन सी सभ्यताएं होती हैं जो इस सभ्यता को महानता प्रदान करती हैं। विकसित यूनानी सभ्यता में जब हेलेनिस्टिक युग हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें सिकंदर, उसके पिता फिलिप द्वितीय और उसके बाद के जो शासक होते हैं किस प्रकार से यूनान की इस सभ्यता को यूनान के बाहर ले जाते हैं, एशिया माइनर के क्षेत्र में तुर्की में ले जाते हैं, इसके अलावा मिस्र ले जाते हैं, सीरिया ले जाते हैं, और आप जानते हैं, परिचित हैं कि झेलम नदी के किनारे तक, भारत के तट तक सिकंदर पहुंच जाता है और फिर लौटते वक्त वो बेबीलोन में उसकी मृत्यु होती है। तो ये जो यूनान की जो सभ्यता है इस प्रकार से बड़ी गौरवमयी सभ्यता के रूप में आती है, जो नगर राज्य के रूप में बड़ा प्रसिद्ध है। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसमें गणतंत्र सबसे पहले देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है, भारत के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो 600 ईसा पूर्व का जो कालखंड है वो गणतंत्र का वहां विकास हो रहा है। राजतंत्र के बाद वहां गणतंत्र आ रहे हैं। हम शाक्य का जो वंश है वो गणतंत्र का देखते हैं, हम मल्ल को देखते हैं गणतंत्र के रूप में, अन्य देव को देखते हैं। तो ये पूरा जो संस्कृत का कालखंड है वो गणतंत्र का युग है।
फिर अगले हम अपने एपिसोड में आगे बताते हैं आपको।